हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं हिंदी का एक और निबंध जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट निबंध है और आपका 90+ टारगेट है। तो आप इस निबंध को अच्छे से तैयार करके जाइएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे आपका प्रश्न पूछ सकता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। इस पर आप निबंध लिख सकते हैं। साहित्य और समाज, इस पर भी ये निबंध है। और साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध, साहित्य और समाज से रिलेटेड आपको जैसा भी निबंध पूछेगा अगर आप इसको लिख लेंगे तो आपको पूरे 9 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और समाज का जो साहित्य है उस दर्पण का, उसके लिए प्रश्न निबंध बहुत बार पूछे जा चुके हैं और 9 नंबर का निबंध है तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। तो बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले आपको लिखना है रूपरेखा। तो देखिए, रूपरेखा में आप वो लिखते हैं जो आपकी हेडिंग्स हैं। तो आपको कुल मिला के 5 हेडिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार और बीच में आप कोई 3 हेडिंग डाल सकते हैं। इसका आपका 5वां हेडिंग है जो वो है साहित्य का अर्थ, पहला हेडिंग है। दूसरा है साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध। तीसरा है साहित्य पर समाज का प्रभाव और चौथा है समाज पर साहित्य का प्रभाव और 5वां है उपसंहार। तो इससे हम समझेंगे कि साहित्य और समाज का दर्पण किस प्रकार इस समाज में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग साहित्य का अर्थ। तो हेडिंग करेंगे साहित्य का अर्थ और इसमें हम लिखेंगे कि साहित्य वह है जिसमें हित की भावना निहित है। ठीक है, जो हित लोग हैं मतलब उनकी भावना जो है वो साहित्य में क्या है, निहित है। साहित्य मानव के सामाजिक संबंधों को दृढ़ बनाता है। ठीक है, मानव का जो सामाजिक संबंध है उसके लिए जो ये साहित्य है वो एक कठोर यानी कि दृढ़ बनाता है क्योंकि साहित्य में संपूर्ण मानव जाति का हित निहित रहता है। ठीक है, कह रहा है कि साहित्य में पूर्ण मानव जाति यानी कि संपूर्ण मानव जाति हित और निहित रहता है, मिलजुल कर रहता है। फिर कह रहा है कि साहित्य द्वारा साहित्यकार अपने भावों और विचारों को समाज से प्रसारित करता है। कह रहा है कि साहित्य द्वारा जो साहित्यकार है वो अपने भाव और विचार को यानी कि अपनी मन की भावना और मस्तिष्क के विचार को समाज में प्रसारित करते हैं यानी कि विस्तृत करते हैं, फैलाते हैं। इस कारण उसमें सामाजिक जीवन स्वयं मुखरित हो जाता है। तो इसी प्रकार समाज के जो जीवन है वो इन सब में शामिल हो जाते हैं और यही होता है साहित्य का अर्थ। अब हम देखेंगे अपना दूसरा हेडिंग जो क्या था यहाँ पे, साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध। चलिए इसको देखते हैं। तो हेडिंग करेंगे हम इसमें साहित्य और समाज का पारस्परिक संबंध और इसमें लिखेंगे कि साहित्य और समाज का संबंध अन्योन्याश्रित है, मतलब कि एक दूसरे पर आश्रित है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। साहित्य जो है वो समाज का एक क्या है, प्रतिबिंब है। साहित्य का सर्जन जनजीवन के धरातल पर ही होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, साहित्य का जो जनजीवन है वो धरातल पर ही होता है। समाज की समस्त शोभा यानी कि समाज में जितनी भी शोभा है उसकी श्रीपन्नता और मान मर्यादा साहित्य पर अवलंबित है। ठीक है, यहाँ पर उसकी जो मान मर्यादा है वो साहित्य पर ही अवलंबित है। सामाजिक शक्ति या सजीविता सामाजिक अशांति या निर्जीविता सामाजिक सभ्यता या असभ्यता। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सामाजिक शक्ति का जो सजीविता है और सामाजिक अशांति या निर्जीविता, उसकी सामाजिक शक्ति और सजीविता और सामाजिक अशांति और निर्जीविता, सामाजिक सभ्यता या असभ्यता यानी कि ये सब चीज़ें समाज के द्वारा ही उसमें हैं तथा निर्णायक एकमात्र साहित्य ही है। निर्माणक जो है वो एकमात्र साहित्य है उसका। कवि एवं समाज एक दूसरे को इससे प्रभावित करते हैं। कवि जो है इस पर ही अपनी लेख लिखते हैं और जो समाज है वो उस पर क्या होते हैं, प्रभावित होने लगते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि अतः साहित्य से भिन्न कोई वस्तु नहीं है और साहित्य से अलग भी कोई वस्तु
नहीं है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसका मस्तिष्क। अगर समाज को हम शरीर मानते हैं तो जो साहित्य है वो उसका क्या है? मस्तिष्क है। जातियों की क्षमता और सजीविता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है, जाति की जो क्षमता है और सजीविता है अगर कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो साहित्य रूपी दर्पण में, तो हम साहित्य रूपी दर्पण में उसे देख सकते हैं। साहित्य हमारी जिज्ञासावृत्ति को शांत करता है। ठीक है, क्या करता है? साहित्य हमारी जिज्ञासावृत्ति को शांत करता है। ज्ञान पिपासा को तृप्त करता है, हमारे ज्ञान को क्या करता है? तृप्त करता है। और मस्तिष्क की क्षुधा पूर्ति करता है। क्या करता है? मस्तिष्क की एक पूर्ति करता है। तो ये हो गया आपके साहित्य समाज का क्या था? अवधारणा से रिलेटेड था ये। अब हम देखेंगे साहित्य पर समाज का प्रभाव। हेडिंग है साहित्य पर समाज का प्रभाव। तो इसमें हम लिखेंगे कि साहित्य और समाज का ठीक वही संबंध है जैसे आत्मा और शरीर का है। ठीक है, जो साहित्य और समाज है उसका संबंध हम आत्मा और शरीर से कर सकते हैं। जिस प्रकार बिना आत्मा के शरीर व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार साहित्य के समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। ये हम देख रहे हैं समाज पर, साहित्य पर समाज। ठीक है, तो क्या है? ये एक दूसरे के शरीर और आत्मा है। और इससे कह रहा है कि जिस प्रकार शरीर आत्मा बिना व्यर्थ है उसी प्रकार क्या है? ठीक उसी प्रकार बिना साहित्य के समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं है। साहित्य के निर्माण में समाज का प्रमुख हाथ होता है। ठीक है, साहित्य का निर्माण जो होता है वो समाज का एक प्रमुख हाथ होता है। इसलिए समाज में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव साहित्य पर बराबर पड़ता है। ठीक है, समाज में जिस प्रकार का भी परिवर्तन होता है वो साहित्य पर तुरंत ही बराबर प्रभाव डालता है। उसका साहित्य न तो युग का प्रतिनिधित्व कर सकने में समर्थ होगा और न ही भावी पीढ़ी को कोई नई दिशा ही दे पाएगा। ठीक है, उसका जो साहित्य है न तो युग का प्रतिनिधित्व है और न ही किसी भावी पीढ़ी को ये नई दिशा दे पाएगा। ठीक है, तो यही था हमारे साहित्य पर समाज का प्रभाव। अब हम देखेंगे अपना अगला हेडिंग। फिर कह रहा है कि समाज पर साहित्य का प्रभाव। अब हम लिखेंगे समाज पर किस प्रकार साहित्य का प्रभाव पड़ता है। तो हम इसमें लिखेंगे, एक ओर जहाँ साहित्य समाज से अपनी जीवनी शक्ति ग्रहण करता है, मतलब एक तरफ जो है वो साहित्य और समाज अपनी जीवनी शक्ति को एक दूसरे से ग्रहण करता है, तो दूसरी ओर वह समाज के पूर्णतः बौद्धिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विकास के लिए दिशा। और फिर आगे देखेंगे, तो इतना पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक ओर जहाँ साहित्य और समाज, एक ओर जो है साहित्य और समाज है वो अपनी जीवनी शक्ति को ग्रहण करता है और दूसरी ओर वह समाज पूर्णतः बौद्धिक, मानसिक और सांस्कृतिक राजनीतियों का विकास भी करता है। फिर कह रहा है कि दिशा निर्देश करता है। ठीक है, यहाँ पर दिशा निर्देश भी करता है। साहित्य की छाया में समाज अपनी क्लांति और निराशा को दूर कर नवजीवन प्राप्त करता है। कह रहा है कि साहित्य की जो छाया है वो अपनी क्लांति और निराशा को दूर कर नवजीवन प्राप्त करता है। साहित्य से ही प्रेरणा लेकर समाज अपना भावी मार्ग निर्धारित करता है। क्या करता है? साहित्य की प्रेरणा लेकर, यानी कि उसकी आज्ञा लेकर जो समाज है वो भावी मार्ग को निर्धारित करता है। समाज जहाँ युग भावना में डूबा हुआ निष्क्रिय और निष्प्राण पड़ा रहता है, जो समाज है वो भावना और युग में डूबा रहता है और वह निष्क्रिय और निष्प्राण बना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसी प्रकार से समाज पर साहित्य का प्रभाव और साहित्य पर समाज का प्रभाव, दोनों हमने लिख लिया। अब हम लास्ट रीडिंग करेंगे उपसंहार। तो उपसंहार में आपको सबसे मिलाकर रिलेटेड इसका अर्थ लास्ट में लिखना होता है। जो आपका ओपिनियन है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि उपसंहार में इस प्रकार स्पष्ट है कि
किसी जाति अथवा समाज का साहित्य उसका घोतक है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इसी प्रकार ये स्पष्ट किया जाता है कि जो जाति और समाज का साहित्य है उस जाति अथवा समाज की शक्ति अथवा सभ्यता का घोतक है। ठीक है, वो शक्ति और समाज सारे का क्या है, एक दूसरे का घोतक सिद्ध होता है। वह उसका प्रतिरूप, प्रतिछाया, प्रतिबिंब कहला सकता है। वहाँ पे कह रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के यानी कि समाज, शक्ति, साहित्य और सभ्यता जो है एक दूसरे के क्या हैं, घोतक हैं, और वह उसका प्रतिरूप, प्रतिछाया, प्रतिबिंब कहला सकता है। मतलब वो एक दूसरे के प्रतिरूप भी हैं, प्रतिछाया भी हैं और प्रतिबिंब कहला भी सकते हैं। दूसरी ओर साहित्य अपने समाज को जीवनी शक्ति प्रदान करता है। दूसरी ओर वह साहित्य और समाज को क्या करता है, जीवनी प्रदान करता है, जीवनी शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, मतलब उसे आगे बढ़ावा देता है। अतः साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंधों का विवेचन करने के उपरांत साहित्य सर्जना में विशेष शतकर्ता रखने की आवश्यकता होती है। मतलब कह रहा है कि अतः जो साहित्य और समाज की पारस्परिक संबंध है वो विवेचना करने के उपरांत साहित्य सर्जना में विशेष शतकर्ता रखने की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो ये हो गया आपका पूर्णतः उपसंहार जो कि यहाँ से समाप्त होता है। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। साहित्य समाज का दर्पण। तो आप इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये 9 नंबर के प्रश्न हैं, तो आप इसे लिखना मत भूलिएगा ताकि आपको याद हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।